आप सबको मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आपके बीच पूर्णिया विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के द्वारा चलाए जा रहे पूर्णिया विश्वविद्यालय बचाओ आंदोलन के 36वें दिन पूर्णिया विश्वविद्यालय मिथ एंड रियलिटी नाम के विषय वस्तु को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। और जैसा कि आपको ज्ञात है कि विश्वविद्यालय के कतिपय समस्याओं को लेकर के पूर्णिया विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के द्वारा पिछले 15 जून से आंदोलन की शुरुआत की गई है, जो कोरोना काल में भी चल रहा था। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, मास्क का प्रयोग करते हुए, सैनिटाइज़र लगा करके हम लोग चला रहे थे इसको। फिर लॉकडाउन समाप्त हुआ, उस समय भी हम लोग आंदोलन चला रहे थे। फिर अब लॉकडाउन लगा दिया गया है, फिर से 31 जुलाई तक है। तो हम लोगों ने अपने आंदोलन को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट कर लिया है। पहले आप लोग थोड़ा जुड़ जाइए इससे और अपनी बात भी कहिए। आप जुड़ गए हैं तो थोड़ा इशारा कीजिए कि आप जुड़े हुए हैं, वेव कीजिए। कुछ क्वालिटी में गड़बड़ी हो तो वो बताइए कमेंट में लिख करके। उसको शेयर भी कीजिए। इसके पहले आ जाइए। अभी 15 लोग जुड़ चुके हैं। राजेश मिश्रा जी देख रहे हैं, स्वागत है आपका इसमें। अभिषेक आनंद जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। विवेक सिंह, चिंद्र मिश्रा, कन्हैया कुमार, इतने लोग जुड़े हैं। मिथुन शाह जी जुड़े हैं, नवीन मिश्रा जुड़े हैं, अभिषेक प्रसन्न जी जुड़े हैं, रश्मि कुमारी जुड़ गई हैं। और जुड़िए आप लोग। साउंड के बारे में कोई बताएगा कैसा है? मेरी आवाज़ आप लोगों को मिल रही है ना ठीक से? कोई कमेंट में लिख करके बताइए। चलिए, किसी का आया लाइक का साइन। आप लोग जुड़िए, जल्दी जल्दी जुड़िए। तो लोग आते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे, मैं अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ। तो सर्वप्रथम आज मैं आंदोलन के इस 36वें दिन में कुछ पूर्णिया विश्वविद्यालय के इतिहास के बारे में भी बात करूँगा। साथ ही साथ प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हुआ इसकी भी बात मैं करूँगा, और पॉसिबल क्या समस्याओं का समाधान पॉसिबल हो सकता है उस पर भी बात करूँगा। क्या कुछ सुनाया जाता है हम लोगों को? क्या कुछ यहाँ की भूमिका बनाई गई है और धरातल पर वस्तु स्थिति क्या है, उसकी चर्चा मैं करूँगा इस फेसबुक लाइव के माध्यम से आप लोगों के सामने। तो सर्वप्रथम मैं बता दूं कि पूर्णिया विश्वविद्यालय का स्थापना का हिस्ट्री में जब हम जाएंगे तो एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको मैं आप लोगों से साझा करना चाहता हूँ, वो बात है जब यहाँ के कार्यकारी गवर्नर महामहिम के रूप में गोपाल कृष्ण गांधी कुछ दिनों के लिए थे। उसी दरमियान उनका पूर्णिया आना हुआ था।
जब वो पूर्णिया आए तो हम 3 शिक्षक और एक सिंडिकेट सदस्य, नाम बताना मैं उचित नहीं समझता हूँ, हम 4 लोग शाम में सर्किट हाउस में, जिस दिन वो आए उसी दिन शाम में सर्किट हाउस में हम लोगों ने मिल करके बताया कि महामहिम बिहार के जितने भी कमिश्नरी हेडक्वार्टर्स हैं सब जगह एक एक विश्वविद्यालय है, परंतु 2 ऐसे कमिश्नरी हैं जहां पर विश्वविद्यालय अभी नहीं है। और यदि विश्वविद्यालय बना दिया जाए तो प्रशासन के दृष्टिकोण से, छात्रों के सुविधा के दृष्टिकोण से यह बहुत ही अच्छा होगा कि एक पूर्णिया में और एक मुंगेर में नहीं है। तो पूर्णिया में भी हम लोग तो पूर्णिया के लिए गए थे, पूर्णिया में एक विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी जाए। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि देखिए मैं तो कुछ दिन के लिए हूँ केयर टेकर के रूप में, जैसे ही कोई यहाँ पर अच्छे गवर्नर आएंगे, फुल फ्लेजेड गवर्नर आएंगे, पूर्णकालिक गवर्नर आएंगे, महामहिम आएंगे, तो आप लोग उनके सामने अपनी बात को कहिएगा और आप आगे ना, हो सकता है वो आगे आपकी बात को बढ़ाएंगे। उसके दूसरे दिन पूर्णिया कॉलेज में उनका संबोधन होना था, तो उसी समय हमने दूसरे दिन एक छात्र यूनियन के नेता आलोक राज थे, उनको हमने कन्विंस किया इसी ग्राउंड पर कि आप लोग स्टूडेंट के तरफ से भी यह मांग होनी चाहिए कि पूर्णिया में एक विश्वविद्यालय बने। तो हमने बताया, वही रीज़न दिया कि हर एक कमिश्नरी में एक विश्वविद्यालय होना चाहिए। पूर्णिया भी कमिश्नरी है और बहुत पुराना है, ज़िला का तो 250 वर्ष पूरा हो गया है ज़िला बने हुए पूर्णिया का, और इतना पुराना ज़िला है और यहाँ पर विश्वविद्यालय नहीं है। कमिश्नरी भी पुरानी हो गई है और करीब 4 ज़िले हैं इसमें, और बीएन मंडल का क्षेत्र बहुत बड़ा हो जाता है, जिससे कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से बहुत दुखद स्थिति होती है, बहुत पीड़ादायी होती है कि कोई किशनगंज का व्यक्ति और जो मधेपुरा में जाए और सेम डे जा करके अपना मीटिंग वगैरह करके और वापस आ जाए, या कोई लड़का जाए अपना काम कराए और वापस चला आए, तो ये संभव नहीं हो पाता था एक सामान्य लोगों के लिए। तो ये इन सारी बातों को हमने बताया, और वहाँ पर छात्रों के तरफ से गोपाल कृष्ण गांधी के अभिभाषण के दौरान ही छात्रों के तरफ से बहुत जोरदार ढंग से डिमांड उठा कि पूर्णिया में एक विश्वविद्यालय बनना चाहिए। और तब से लेकर के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर शिक्षकों के द्वारा, छात्रों के द्वारा विश्वविद्यालय बनाओ मोर्चा बनाओ, सबों को मिल करके, और ये विभिन्न आंदोलन के चरण को करते हुए, बहुत तरह की बातों को, बहुत जगह पर मामले को उठाते हुए 18 मार्च 2018 को बिहार सरकार के द्वारा अधिसूचना की गई विश्वविद्यालय बनाने की। यहाँ पर घोषणा तो बहुत पहले कर दी गई, लेकिन अधिसूचित हुआ 18/3/2018 को। और उसके बाद हमारे वाइस चांसलर के रूप में प्रोफेसर राजेश सिंह जी आए। मैं समझता हूँ कि 21 या 22 तारीख को उन्होंने अपना प्रभार यहाँ पर ले लिया था मार्च को, और उन्होंने सर्किट हाउस में वो ठहरे थे, और मैं उसी दिन संध्याकालीन में जा कर के, मैं और हमारे एक मित्र हैं उदय नारायण सिंह, दोनों प्रोफेसर जा कर के उनसे मिले, उनका स्वागत किया, वेलकम किया। और चूँकि मेरा इंक्लाइनेशन पॉलिटिकल भी है, तो हम ये बात बताने गए थे उनसे कि आप सर यहाँ पर विश्वविद्यालय बढ़िया से चलाएं, कोई दिक्कत हो तो हम लोगों से बात करें, हम लोगों को बताएं, हम लोग सब तरह से विश्वविद्यालय, अपना एक सपनों का विश्वविद्यालय बनाने के लिए हम लोग कृत संकल्प हैं। और जहाँ कहीं भी कठिनाई होगी, जिस तरह की भी कठिनाई होगी, हम लोग अपने तन मन धन से इस विश्वविद्यालय को बनाने के लिए आगे बढ़ेंगे। बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात हुई, कुछ हम लोग सुझाव भी दिए, कुछ सुझाव लिए, और सिलसिला चल पड़ा। वहाँ से विश्वविद्यालय का निर्माण शुरू हो गया और विभिन्न प्रकार के पदाधिकारियों की नियुक्ति होने लगी। इसी बीच बहुत तरह की बातें आई,
लेकिन एक बड़ा आश्चर्यजनक चीज़ जो मुझे लगा उस समय कि पदाधिकारियों में जनरली वैसा होता है कि उन लोगों को रखा जाता है जो एक्टिव रहते हैं, शुरू से रहते आए हैं, जिनके बारे में, लेकिन उस समय एक ऐसे पदाधिकारी की नियुक्ति हो गई जो हैं तो हमारे ही विषय से, लेकिन संयोग से मैं उनको उस समय तक विश्वविद्यालय, उनके पदाधिकारी बनने के पहले तक मैं उनको नहीं जानता कि आखिर वो हैं कौन। तो इस तरह की बातें, असंभव सी होने वाली बातें, कुछ आश्चर्यजनक होने वाली बातें शुरू हो गई। तो वहाँ से कुछ संदेह हमको समझ में आने लगा कि हम लोग किस ओर बढ़ेंगे, क्या हमारे सपने साकार हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, कैसा विश्वविद्यालय बनने वाला है। तो चलिए, कोई बात नहीं है, हम लोग खुश थे कि कम से कम विश्वविद्यालय तो बना, और विश्वविद्यालय बना तो उसी बीएन मंडल विश्वविद्यालय से निकालकर पूर्णिया के 4 जिलों को, जिसमें पूर्णिया जिला, कटिहार जिला, अररिया जिला और किशनगंज जिले में पढ़ने वाले जो भी कॉलेज थे, उनको अलग कर दिया गया और एक एमओयू साइन किया गया। मैं एमओयू की कॉपी भी रखा हूँ, मैं इसमें से कुछ महत्वपूर्ण बातों को उल्लेख करना चाहूँगा। एक एमओयू साइन किया गया, ये एमओयू 15/10/2018 को साइन किया गया, ये 4 जिलों के। इस एमओयू में ये व्यवस्था दी गई थी, ये विषय था कि सचिव शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 4/6/2018 को 3:30 बजे अपराह्न में बीएन मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा एवं नव स्थापित पूर्णिया विश्वविद्यालय पूर्णिया के परिसंपत्तियों आदि के प्रभाजन से संबंधित कार्यवाही के अनुपालन के संबंध में ये एमओयू साइन किया गया। और ये राज्यपाल सचिवालय से ये चिट्ठी निकली, जिसमें अपर सचिव लिखे थे कुलपति को, बीएन मंडल मधेपुरा के कुलपति को और पूर्णिया विश्वविद्यालय पूर्णिया के कुलपति को। और ये बजाबते मीटिंग हुई थी और इसमें दोनों विश्वविद्यालय के कुलपति, शिक्षा विभाग के पदाधिकारी, राजभवन की मध्यस्थता में ये एमओयू हुआ था 15/10/2018 को। और इसमें साफ साफ वर्णन कर दिया गया है कि किस विश्वविद्यालय का क्या दायित्व है, क्या कर्तव्य है, क्या करना है उसमें और क्या नहीं करना है। तो इसमें सारा चीज़ है, विभाजन की बात ली गई है कि शिक्षकों के बारे में कह दिया गया था कि शिक्षक कर्मियों का प्रभाजन नहीं होगा, यानी जो जहाँ हैं वहीं रहेंगे। उसके बाद शिक्षकेतर कर्मियों के बारे में कहा गया था कि जो डेपुटेशन पर वहाँ काम कर रहे हैं और ये इस ज़िले से हैं और विभाजित पूर्णिया विश्वविद्यालय से हैं, नवसृजित पूर्णिया विश्वविद्यालय से हैं, तो उनका तत्काल प्रभाव से उनका डेपुटेशन रद्द हो जाएगा और वो पूर्णिया विश्वविद्यालय के अंतर्गत चले जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हुई। इसी में एक बात है कंडिका 4 में जो मैं पढ़ करके सुनाना चाहूँगा। देखिए, कन्फ्यूजन कहाँ से शुरू हुआ, आंदोलन की ओर क्यों शिक्षक समाज यहाँ का चला गया, मैं उसी पर दृष्टिपात करना चाह रहा हूँ कि रियलिटी क्या है। मिथ है कि हम सारा काम कर रहे हैं, सारा चीज़ कर रहे हैं, मैं तो करना चाहता हूँ, मैं 100% करना चाहता हूँ, ये सब बातें हो रही हैं, विश्वविद्यालय चल रहा है, मैं चला रहा हूँ और कुछ लोग रोड़े अटका रहे हैं। ये हम लोगों को न्यूज़पेपर में प्रतिदिन पढ़ने के लिए मिलता है। 8 लोग चिन्हित कर लिए गए, 19 लोग चिन्हित कर लिए गए, 20 लोगों का चिट्ठी ही निकाल दिया गया कि इनको कोरोना महामारी का टेस्टिंग कराना है, उसके बाद आना है। इस तरह की बातें हमको न्यूज़पेपर में, समाचार पत्रों में सुनने के लिए मिलता है। और इसमें जो कंडिका 4 की बात है, मूल विषय पर मैं आना चाहता हूँ। आंदोलन की आवश्यकता क्यों पड़ी शिक्षकों को, उसमें 2-3 चीज़ें मुख्य रूप से भूमिका निभाई हैं। एक, इस पर जब मैं बात करने जा रहा हूँ वो है कि
प्रोन्नति के बारे में कंडिका 4 में इस पत्र के जो 15/10/2018 को राजभवन से निकला है, 2602 पत्रांक है इसका, और इसमें लिखा हुआ है कि बैठक में यह निर्णय हुआ कि पूर्णिया विश्वविद्यालय पूर्णिया की स्थापना की अधिसूचना जारी किए जाने से पूर्व, अधिसूचना जिस दिन जारी हुआ, अधिसूचना किस दिन जारी हुई, मैं पहले बताया 18/3/2018 को, उसके पूर्व प्रोन्नति की जो प्रक्रिया पैतृक विश्वविद्यालय द्वारा शुरू की गई है, पैतृक विश्वविद्यालय यानी BN मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा के द्वारा जो उसे शुरू की गई है, उसे पैतृक विश्वविद्यालय द्वारा संपन्न किया जाएगा। कहीं कोई लाइन लिखा हुआ है कि प्रोन्नति की प्रक्रिया जो शुरू कर दी गई है। मैं बता दूं कि यहाँ करीब शिक्षकों का प्रमोशन वर्षों से लंबित था BN मंडल में, और 2016-17 में हम लोगों से, सभी शिक्षकों से आवेदन मांगा गया प्रोन्नति की प्रक्रिया। ये 18/3/2018 से बहुत पहले शुरू कर दी गई थी, जिसकी की चर्चा इसमें किया हुआ है कि जो पैतृक विश्वविद्यालय के द्वारा शुरू की गई वो पैतृक विश्वविद्यालय के द्वारा ही संपन्न किया जाएगा, परंतु पूर्णिया विश्वविद्यालय पूर्णिया की स्थापना के पश्चात नए प्रोन्नति की ध्यान दिया जाएगा। इसमें शब्द नए प्रोन्नति पूर्णिया विश्वविद्यालय पूर्णिया क्षेत्राधीन अंगीभूत महाविद्यालय से जितने भी होंगे वो पूर्णिया विश्वविद्यालय उनका करेगा। तो ये साफ इसमें लिखा हुआ है कि प्रोन्नति जो शुरू किया गया वो पैतृक विश्वविद्यालय के द्वारा ही प्रोन्नति दी जाएगी या प्रोन्नति का पूरा कार्य किया जाएगा, और नई प्रोन्नति नया विश्वविद्यालय करेगा। उसके बाद जो भी प्रोन्नतियाँ होंगी वो नए विश्वविद्यालय। एकदम इसमें किसी को कुछ नहीं कहना था हम लोगों को। तो यहीं पर एक पेच फंसता है कि BN मंडल विश्वविद्यालय ने 2018 के कुछ दिन के बाद ही हम लोगों को अधिसूचित हुआ 2018 में ही कि आप लोग प्रमोशन हो गया। जो अलग अलग संवर्ग में जो शिक्षक थे वो उनका संवर्ग में जो प्रोफेसर थे वो एसोसिएट प्रोफेसर थे, यानी सिलेक्शन ग्रेड रीडर, सिलेक्शन ग्रेड लेक्चरर और सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि में सब विभिन्न प्रकार के करीब 92 प्रोफेसर्स लगभग हैं जिनकी प्रोन्नति दे दी गई, और प्रोन्नति दे दी गई और उसके बाद उनकी अधिसूचना को पूर्णिया विश्वविद्यालय में भेज दिया गया कि आप इनका वेतन निर्धारण कर दें। चूँकि फिनांस का लायबिलिटीज बंटने के बाद फिनांसिंग लायबिलिटीज अलग अलग हो जाता है, प्रमोशन होगा, उनका वेतन निर्धारण होगा, वेतन निर्धारण के बाद उनके देयक को जब जोड़ा जाएगा बजट में, तो जोड़ करके जिस विश्वविद्यालय में काम करते हैं जो शिक्षक, वहीं से उनका डिमांड भेजा जाएगा, मांग की जाएगी कि इतनी राशि की आवश्यकता हमको है ताकि हम शिक्षक को दें, और उनका बजट में बजाबते प्रावधान किया गया। तो BN मंडल विश्वविद्यालय ने गवर्नर के हिसाब से जो निर्धारित था कैश, कुछ कैश के अंतर्गत, कुछ टाइम बाउंड प्रमोशन के अंतर्गत, कुछ मेरिट प्रमोशन, ये जो भी संवर्ग में जिन्होंने अप्लाई किया, जो आवेदन दिया, उनके हिसाब से उनको प्रमोशन करके दे दिया गया BN मंडल के द्वारा। और यहाँ पर केवल उनका वेतन का निर्धारण करना था ताकि उनके देयक को एक जगह कलेक्ट किया जाए, एक जगह गणना करके सरकार से पैसे का डिमांड किया जाए। तो जब भेज दिया गया है और कुछ नहीं होने लगा तो हमारी एक प्रतिनिधि मंडल माननीय कुलपति से मिला। हमारे कुलपति महोदय का उस समय साफ ये कहना था कि मैं इस प्रमोशन को नहीं मानता। नहीं मानते हैं, क्यों नहीं मानते हैं? विधि द्वारा स्थापित जो नियम है, परिनियम है, उसके द्वारा कुछ चीज़ किया गया है, तो आप नहीं मानने का कुछ तो कारण होगा। तो बाद में एक कारण उन्होंने निकाला कि चलिए ठीक है, कुछ प्रोफेसर्स के द्वारा ऑब्जेक्ट किया गया है हमारे पास कि उनका प्रमोशन नहीं हुआ है। तो
माननीय मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस समय प्रमोशन होता है, प्रमोशन की क्राइटेरिया पहले निर्धारित की जाती है। कैश में कुछ प्रमोशन के क्राइटेरिया हैं, कुछ मेरिट प्रमोशन में प्रमोशन के क्राइटेरिया है, कुछ टाइम बाउंड में भी प्रमोशन की प्रक्रिया निर्धारित की गई है और उसके लिए अर्हताएँ भी निर्धारित की गई, एलिजिबिलिटी भी होती है। तो जिस समय जिनसे आवेदन मांगा गया और जो शिक्षक अपने अर्हता से संबंधित पेपर्स दिए, पत्र दिए, पत्रक दिए, अपना लेख दिए, जो भी है डिमांड को उन्होंने पूरा किया, अर्हता पूरी की, तो जिनकी अर्हता पूरी हुई उनको प्रमोशन मिला। जिनकी अर्हता पूरी नहीं हुई, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठे, उनको प्रमोशन नहीं मिला। तो नहीं मिला तो ऐसा थोड़े है कि उनका प्रमोशन को रोक दिया गया। आने वाले समय में जब उनके पास अर्हता हो जाएगा, उनको प्रमोशन नए यूनिवर्सिटी से मिल जाता। तो ये कहना कि कुछ लोगों का नहीं हुआ तो किसी नियम सम्मत नहीं हुआ होगा, कहीं उनके पेपर्स में कमी रहे होंगे, कुछ बात रही होगी कि नहीं हुआ, या हो सकता है हम एसोसिएट प्रोफेसर के लायक हम प्रोफेसर में यदि दें, प्रोफेसर के लिए जो क्राइटेरिया निर्धारित की गई है उतनी क्राइटेरिया में हम फुलफिल ना करें और इसलिए हमको प्रमोशन नहीं मिले। तो इस बिना पर कि कुछ लोगों का प्रमोशन नहीं हुआ, जैसा कि राजभवन में भी हमारे ये माननीय कुलपति महोदय ने राजभवन में जब हम लोग गए, वहाँ बुलाए गए थे, उस समय वो तारीख रही थी, तो बताता हूँ कि ये 28 मई 2019 को तो हम लोगों ने लिखा, महामहिम को लिखा। महामहिम से हम लोगों को बुलावा आया, दोनों विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय को भी बुलावा आया, दोनों माननीय वहाँ गए राजभवन में। हम भी अपने शिक्षक संघ के 4 साथियों के साथ, उस समय तदर्थ समिति था हम लोगों का, तदर्थ समिति के 4 सदस्य हम लोग भी गए। वहाँ पर भी ये चर्चा हुई, हम लोगों ने एमओयू का जिक्र किया, वहाँ पर भी किए कि कुछ लोगों का नहीं हुआ। वहाँ कहा गया कि हो सकता है, जो उदाहरण दिया गया अपर सचिव के द्वारा कि बीपीएससी के परीक्षा में बहुत लोग बैठते हैं, तो कुछ लोग पास नहीं कर गए, इसका मतलब ये नहीं है कि जो पास किए उनको नियुक्ति नहीं दी जाए। परीक्षा में बहुत लोग बैठते हैं, पास तो सारे लोग करते नहीं हैं। तो इस तरह की बात वहाँ कहा गया। वहाँ पर उन्होंने कमिटमेंट किया कि मैं 100% करना चाहता हूँ, माननीय के द्वारा कमिटमेंट किया जाता है। और वह कार्यक्रम था जन विमर्श का, और उसमें था टेक एक्शन अदरवाइज फेस एक्शन के तहत था। और इस जन विमर्श कार्यक्रम की प्रेस विज्ञप्ति में उनके द्वारा ये कहा गया था, समय इसमें मैं यह पढ़ करके सुनाना चाहूँगा कि पूर्णिया विश्वविद्यालय के अंतर्गत शिक्षक संघ की एडहॉक कमेटी द्वारा संयोजक डॉक्टर मोहम्मद वसी अहमद उस समय हमारे थे के नेतृत्व में शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल द्वारा दिए गए प्रोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण विषयक अभ्यावेदन को यह कहते हुए निष्पादित किया गया कि इन शिक्षकों के पैतृक विश्वविद्यालय बीएन मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा द्वारा निर्गत प्रोन्नति विषयक अधिसूचना के आलोक में संबंधित अभिलेखों की छाया प्रति प्राप्त करते हुए यथाशीघ्र आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई कुलपति पूर्णिया विश्वविद्यालय द्वारा की जाएगी। कुलपति पूर्णिया विश्वविद्यालय को कहा गया है कि निर्गत प्रोन्नति विषयक अधिसूचना के आलोक में वेतन निर्धारण की कार्रवाई 30 जून तक सुनिश्चित की जानी चाहिए। 30 जून तक का इनको समय मिला था। हाँ, एक चीज़ हमारे माननीय कुलपति महोदय वहाँ बोले थे कि मेरे पास कोई कागजात नहीं है। तो कागजात में कहा गया, कागजात की हालांकि ज़रूरत नहीं थी, आ गया था इनके पास अधिसूचना की कॉपी, तो काफ़ी था। हम नया हेडेक क्यों लेना चाहते हैं पता नहीं। मान लिए कोई काम हो गया है, उसको हम फिर से क्यों, जितने, अब मान लीजिए पूर्णिया विश्वविद्यालय के अंदर जितने भी बहुत ऐसे कॉलेजेज हो गए हैं जिनका जीबी का अपॉइंटमेंट है,
तो क्या सारा जब कोई नया विश्वविद्यालय विभाजित हुआ तो क्या हम जीबी का अपॉइंटमेंट चेक करने जाएंगे कि इनका अपॉइंटमेंट कैसे हुआ, क्या हुआ? क्या पहले अपॉइंटमेंट करने वाले लोग सब इतने बेवकूफ़? तो ये गड़ा हुआ मुर्दा उखाड़ने की ज़रूरत नहीं थी। ये अब बहुत सारे अलग अलग समय में शिक्षकों की बहाली हुई है। 82 में शिक्षकों की बहाली हुई, 92 में शिक्षकों की बहाली हुई, 96 में भी शिक्षक आए, 2003 में भी शिक्षक आए, अब 2017 में आए हैं, उसके बाद से लगातार अभी आ रहे हैं, 2018 में भी कुछ लोग ज्वाइन किए। तो विभिन्न समयों में जो शिक्षक आए हैं कमीशन के द्वारा आए हैं, तो क्या कमीशन के समय जो आए तो क्या उनकी नियुक्ति की भी जांच करेंगे? नया यूनिवर्सिटी बन गया तो पूर्णिया विश्वविद्यालय, इसको समझने की आवश्यकता है कि यह नया विश्वविद्यालय है, नाम जरूर नया है इसका, लेकिन यह विश्वविद्यालय 18 मार्च 2018 से पहले बीएन मंडल विश्वविद्यालय का एक अंग के रूप में कार्यरत था। यह कोई नया नहीं है। यहाँ के कॉलेज, पूर्णिया कॉलेज नया नहीं हो गया। जीएलएम कॉलेज जिसमें मैं पढ़ाता हूँ वो कोई नया नहीं हो गया। और यहाँ के जितने भी दूसरे कॉलेज हैं वो नए नहीं हो गए। ये इनका इतिहास जब लिखा जाएगा तो ये कहा जाएगा कि ये अभी पूर्णिया विश्वविद्यालय में है। पहले ये बीएन मंडल विश्वविद्यालय के अंग थे, उसके पहले वो मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के अंग थे, उसके पहले वो मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा से पहले भागलपुर विश्वविद्यालय के अंग थे। इसी तरह सबसे पहले बिहार विश्वविद्यालय से शुरू हुआ था। तो इतना विभाजन, ये प्रशासकीय सहूलियतों के चलते विभाजन होता गया और उपरांत हम लोग यहाँ तक पहुँचे। विश्वविद्यालय बढ़ता गया, कारवां बनता गया, जुड़ते गए, नया नया नामकरण होते रह गया, लेकिन क्षेत्र तो वही है, पुराना है, शिक्षक वही हैं जो पहले हैं। जैसे जैसे लोग जब ज्वाइन किए तब से कुछ मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा भी नियुक्त किए गए शिक्षक कार्यरत हैं, कुछ बीएन मंडल के द्वारा नियुक्त किए गए शिक्षक कार्यरत हैं। अब जो आएगा वो पूर्णिया विश्वविद्यालय के द्वारा नियुक्त रहेंगे। और नियुक्ति में तो अब है कि भाई सीधे पहले सिलेक्शन कमेटी करती थी, फिर हो गया कि यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन करेगी, फिर बीपीएससी करेगा, फिर अब सुनते यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन करेगा। तो विभिन्न स्तर पर वो बहुत बड़ा सा एक टेस्ट की प्रक्रिया है नियुक्ति करने पर। और उसी तरह से जब है कि प्रमोशन के लिए बनाया हुआ है, एक सेट नियम बनाया हुआ है, कैश बना है, 2098 से लागू है कैश, 98 से, तो 1998 से जो लागू हुआ है कैश, वो एक बहुत रिसर्च करके बनाया गया और उस मानदंड पर जो शिक्षक अर्हता पूरी करते हैं उनका प्रमोशन दिया जाए। प्रमोशन तो सतत प्रक्रिया है, प्रत्येक वर्ष लोगों को देखना चाहिए कि किनके पास अर्हता पूरी हो गई, किनको प्रमोट कर दिया जाए। ये तो होता है, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम होते रहते हैं। फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जिन्होंने अपना कार्य किया उनको पुरस्कार मिलना चाहिए, उनको प्रमोशन मिलना चाहिए। प्रमोशन में इंसेंटिव बढ़ते हैं, उनका पे स्केल बढ़ता है, उनका कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी, खुश रहेंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे बच्चों को, बढ़िया रिजल्ट होगा, सारा चीज़ अच्छा होगा। तो उससे होता है कि विश्वविद्यालय बढ़िया से चलेगा, ढंग से चलेगा, सारे लोग अपना 100% देंगे। अब बहुत लोग हैं, अब बहुत दिन से बन गए कि हमारे लोग कब का असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए, अब और सारी अर्हता है, और एसोसिएट प्रोफेसर जब बीएन मंडल ने बनाया तो उसके बदले 2 साल हो गए। अब 2 साल हो गया ये कहते हुए कि काम हो रहा है, काम हो रहा है, और काम नहीं हुआ। बदले में क्या हुआ? तो बदले में हुआ ये कि जो शिक्षक संघ बनाए, तदर्थ समिति पहले था, उसके बाद हम लोगों ने संघ बनाया। संघ बनाने के बाद संघ बनने के समय भी विभिन्न प्रकार के व्यवधान उत्पन्न किया गया। उस दिन एग्जामिनेशन रख दिया गया, किसी प्रकार हम लोग रात में अपना अधिवेशन करके और संघ बनाया। संघ को मिलने के लिए भी कभी नहीं बुलाया गया। ये
माननीय कुलपति महोदय के द्वारा। और ये तो छोड़िए, जब मिलने गया लोग तो हमारे 10 साथियों का तबादला कर दिया गया विभिन्न प्रकार के दूर दराज के कॉलेजेज में कि आप चलिए, आप अपना गृभांश लेकर के आते हैं तो आप चल जाइए। ट्रांसफ़र मैंने दंडात्मक कार्रवाई शुरू किया गया, मैं दमन का कार्य शुरू कर दिया गया। काम नहीं किया गया बल्कि दमन कर दिया गया। और शोकॉज का तो अंबार लग गया है। मैं तो समझता हूँ मेरे ऊपर 6-7 शोकॉज हो चुका है अभी तक, और उसका भी एक बड़ा नायाब नमूना यहाँ पर देखने के लिए हम लोग को मिला। अभी तक के इतना दिन मैं नौकरी कर लिया था पूर्णिया यूनिवर्सिटी बनने से पहले, एक आध बार शोकॉज आया था हमको BN मंडल यूनिवर्सिटी के द्वारा करीब 15-16 वर्षों में। लेकिन पूर्णिया विश्वविद्यालय बना तो इसी 2 वर्ष में हमको 4-5 शोकॉज मिल गया। पता नहीं कितना बड़े हम लोग खतरनाक लोग हैं कि शोकॉज मिलता है। लगता है कि हम लोग कुछ न कॉलेज जाते हैं न पढ़ाते हैं। इसी तरह का हम लोगों का विम्स बनाया गया है बाहर में कि यहाँ के शिक्षक काम नहीं करते हैं। जहाँ हम लोग गए सुनने के लिए ही हम लोगों को मिलता है यहाँ के शिक्षक काम नहीं कर रहे हैं, मैं टाइट कर रहा हूँ तो ये हमारा विरोध करते हैं लोग। ये सुनने के लिए मिला हम लोगों को। अब सच्चाई क्या है वो तो बेहतर माननीय समझेंगे और हम लोग समझेंगे, लेकिन जो सच्चाई है वो मैं आप लोगों के सामने बता रहा हूँ कि जो हम लोगों को 2 वर्ष पहले मिल जाना चाहिए था, हमारे ही पैतृक विश्वविद्यालय में मेरे साथ काम करने वाले लोगों की को प्रमोशन का लाभ, वेतन निर्धारण 2 साल पहले कर दिया गया। और हम लोग उसी चीज़ के लिए आंदोलन कर रहे हैं जो हमारा राइट है, फंडामेंटल राइट है। हम चाहें तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। एक शिक्षक चाहे तो ये जीविकोपार्जन का जो हमारा अधिकार है वो फंडामेंटल राइट है, और इसके लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट में रिट होता है। हम चाहें तो वहाँ भी जा कर के अपनी बात कह सकते हैं। लेकिन किसी भी समस्या का समाधान इस तरह से मुकदमेबाजी करके, आंदोलन करके और ये करके नहीं होता है। ये आदमी तब करता है जब बहुत मजबूर हो जाता है। और हम लोगों की मजबूरी ये है कि हम लोग को 2 साल हो गया प्रमोशन, ये एक समस्या की बात मैं कर रहा हूँ, प्रमोशन का हुए 2 साल हो गया, लेकिन अभी तक हम लोगों को उसके बेनिफिट्स प्रमोशन के अनुसार वेतन निर्धारण नहीं किया गया। और 7वें वेतन आयोग के सिफारिशों के अनुरूप वो उसको वेतन निर्धारण करके सरकार के पास अपने जो डिमांड थे, कितना हम लोगों को चाहिए फंड, उसको बजट में सम्मिलित नहीं किया गया। अब आने वाले समय में हम लोगों का जिस समय प्रमोशन होगा या प्रमोशन हो गया, वेतन निर्धारण जब किया जाएगा तो अब हम लोगों को केंद्र सरकार से राशि लेने में काफ़ी दिक्कत होगी। और जो देर हो रही है हम लोगों को एक मॉनेटरी बेनिफिट्स में, उसका तो भरपाई कोई करेगा ही नहीं। हमको 2 साल पहले से जो हमको मिलना चाहिए था वो आज तक नहीं मिला, और जब मिलेगा तो उसका अवमूल्यन हो चुका होगा। उसका भरपाई कौन करेगा? क्या विश्वविद्यालय हम लोगों को जो हमारे मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं उनका इंटरेस्ट जोड़ करके देगा? रोक करके तो रख सकता है, चाहे तो एक जब तक चाहे रोक करके उसको रख सकता है, लेकिन हमेशा के लिए रोक करके नहीं रख सकता है। आप नियम विरुद्ध जो चीज़ें होंगी उनको बहुत दिन तक आप उनको दबा करके नहीं रख सकते हैं। वो एक समय आएगा कि आपको वो करना पड़ेगा, और उस समय विश्वविद्यालय की भद पिटेगी, बेकार हो जाएगा। इतना दिन से आखिर क्यों नहीं किया? थोड़ा ही दिन पहले ये हमारे 21 या 23 सीनियर रैंक में जिनका प्रमोशन हुआ है उनको री-नोटिफाई किया गया है पूर्णिया विश्वविद्यालय के द्वारा। री-नोटिफाई करने की कहाँ आवश्यकता थी भाई? और सेम वही जब बात आपको मान लेना है तो इसमें री-नोटिफाई करने की क्या ज़रूरत है? सिलेक्शन कमेटी से कोई बड़ा कमेटी होता ही नहीं है प्रमोशन के मामले में। तो पूर्णिया विश्वविद्यालय कौन सा कमेटी, हाई लेवल कमेटी बना करके कागजातों की जांच करवा रहा है? ये कुछ नहीं है।
ये विश्वविद्यालय के धन का दुरुपयोग है केवल, कि यहाँ से रजिस्ट्रार बुला ले रहे हैं, वहाँ से आप सदस्य को बुला रहे हैं, ये कर रहे हैं। ये कुछ नहीं करना था। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय से हमको सीख लेने की ज़रूरत थी कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय ने, जो मगध इन विश्वविद्यालय से बट करके अलग हुआ, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय ने प्रमोशन के मामले में एक चिट्ठी निर्गत किया और ये बात कह दिया मगध विश्वविद्यालय को कि 2018 से पहले की जो प्रमोशन है वो आप करके हमारे पास भेज दें। तो ये हुई बात। यही होना चाहिए कि जानकारी हमको नहीं है, आप पहले से काम करते आए हैं, आप बना करके भेज दी। हमारे पास दृष्टांत था, फिर भी हमको करने की में क्या बाधा उत्पन्न हुई, ये क्या परेशानी है, वो समझ से परे है। तो जब समस्याओं का समाधान बातचीत से नहीं निकलता है, तब कोई संघ आंदोलन की ओर रुख करता है अपना, और हम लोगों ने भी यही किया। हम लोग पहले सांकेतिक आंदोलन कई बार हम लोगों ने कर दिया था, काला बिल्ला कई बार लगा चुके थे हम लोग, यज्ञ भी किए थे, हवन भी किए थे, सद्बुद्धि यज्ञ भी किया था हम लोगों ने, बहुत तरह की बातें की थी। जब किसी भी तरह से बात बनता हुआ नहीं, वह सब जगह हम लोग लिख चुके हैं। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जिस प्लेटफॉर्म पर हम लोगों ने अपनी बात को नहीं पहुंचाया है, सब जगह लिखे हैं। और राजभवन में तो हम लोग तीन बार गए। राजभवन के द्वारा चिट्ठी भेज दी जाती है कि नियमानुकूल कार्रवाई करके सूचित करें। अब नियमानुकूल कार्रवाई क्या होती है, इसके बारे में तो हम लोगों को समझ में नहीं आती है बात। अब हमारे माननीय ही समझें कि उसमें बाधा क्या होती है। अब ये रही, तो ये तो प्रमोशन की बात हो गई। प्रमोशन ही हम लोगों का सबसे बड़ा हिंड्रेंस है, जो आंदोलन करने के हम लोगों को बाध्य होना पड़ा कि जो हमारा वास्तविक जो मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिला है, हमको वंचित किया जा रहा है, शिक्षकों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, इसलिए शिक्षक आंदोलित हुए। पहला ये पॉइंट हुआ। दूसरा हुआ कि 2017 में बिहार लोक सेवा आयोग से अच्छे खासे मात्रा में, पूरा संख्या तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो हमारा महाविद्यालय, कई डिपार्टमेंट नील चल रहे थे, इन शिक्षकों के आने से कम वो डिपार्टमेंट में टीचर आए और लड़कों की पढ़ाई शुरू हो गई और एक बढ़िया से व्यवस्था चलने लगी। और 2017 से वो आए और 2020 चल रहा है, ये 3 साल लगभग उनका होने जा रहा है, जो 17 में आए उनका, और इसी तरह से अलग अलग अंतराल में सब आए हैं। तो आए, इनके संबंध में ये साफ लिखा हुआ है, नए जो भी टीचर हैं, हम लोगों के संबंध में भी वही लिखा गया था, यूजीसी का साफ गाइडलाइन है कि आपको जैसे ही नियुक्ति होती है, पहला बात तो है कि आपको इनको तत्काल ओरिएंटेशन के लिए भेज देना। उन्मुखीकरण एक पाठ्यक्रम होता है जो उच्च शिक्षा में, जो बहुत जगह तो पहले भी कराने की व्यवस्था है कि इनको अपॉइंटमेंट के पहले यदि आयोग चाहता तो वहीं से भेज दे सकता था। आयोग ऐसा नहीं किया, वो भेज दिया कॉलेज में। कॉलेज, हम लोग को भी कॉलेज में भेज दिया गया था। तो कॉलेज से फिर हम लोग को तुरंत, मैं तो ज्वाइन करने के करीब 4-5 महीने के भीतर मैं चला गया था ओरिएंटेशन करने। तो होता यही है कि ये विश्वविद्यालय का, या जिस महाविद्यालय में वो योगदान दिए, उस महाविद्यालय का यह कर्तव्य बनता है कि वो तत्काल उन्हें उन्मुखीकरण की ओर भेज दे, कि ये जान सकें कि उच्च शिक्षा में होता क्या है। उच्च शिक्षा में केवल पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारे मानदंड हैं इसके। उच्च शिक्षा के जो 3 मानदंड हैं, शिक्षा, शोध और एक्सटेंशन सर्विसेज, ये 3 जो स्तंभ हैं, ये तीनों के बारे में विशद चर्चा की जाती है उन्मुखीकरण कार्यक्रम में, पाठ्यक्रम में। और जो भी नए लोग हैं वो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इनका आता है, और वो आगे वो प्रोग्राम
कैश में उस प्रोग्राम की इतनी अहमियत है कि उस प्रोग्राम के बिना आप आगे प्रोन्नत हो ही नहीं पाएंगे। आप असिस्टेंट प्रोफेसर में ज्वाइन किए हैं तो आपको सीनियर प्रोफेसर तब तक नहीं बनाया जाएगा जब तक कि आप ओरिएंटेशन प्रोग्राम कर नहीं लिए हैं या उसको क्वालिफाई नहीं किए हैं। केवल करने से भी नहीं होगा, उसमें क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब जा कर के आपको प्रमोशन का आगे आगे जो हमारा हायरार्की है बना हुआ टीचिंग फ्रेटर्निटी का, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके बाद सीनियर ग्रेड, सिलेक्शन ग्रेड, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर, ये जो 4 हमारे अलग अलग संवर्ग हैं। तो एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग में जाने के लिए ये ज़रूरी है कि आपके पास, एक शिक्षक के पास, ओरिएंटेशन प्रोग्राम क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट रहे। यदि नहीं है तो आप आगे प्रमोट नहीं हो पाएंगे। अब सोचिए ये कितना बड़ा चीज़ है। ये तो हुआ एक, और दूसरा होता है रिफ्रेशर कोर्स। जो संबंधित विषय में है वो रिफ्रेशर कोर्स भी उनको करना है, और 2 कोर्स के बीच में यूजीसी का ओरिएंटेशन प्रोग्राम और रिफ्रेशर प्रोग्राम के बीच में, जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम नहीं किया है वो रिफ्रेशर नहीं कर सकता है अपना विषय का। इसलिए सबसे पहले ओरिएंटेशन करना ज़रूरी है, जो कि पूर्णिया विश्वविद्यालय में रोक दिया गया। पता नहीं किन कारणों से रोक दिया गया। क्या सोच इसमें काम करता है कि भाई मैं नहीं जाने दूंगा, मैं किसी को रिलीव नहीं करूंगा। ये बात केवल प्रिंसिपल पर निर्भर करता था कि अपना कक्षा को देख करके कि किसको जाने दे, किसको नहीं जाने। विश्वविद्यालय में सारा चीज़ अपने हाथ पर ले लिया। देखिए, ये भी मैं एक शेयर करना चाहता था कि जब पूर्णिया विश्वविद्यालय बना और जब हम लोग BN मंडल विश्वविद्यालय में थे, तब से पूर्णिया विश्वविद्यालय के अस्तित्व में आने के बाद यहाँ तो लगता है कि प्राचार्य के हाथ में कुछ रहा ही नहीं। प्राचार्य के हाथ में पहले रहा करता था, मेडिकल लीव भी रहा करता था प्राचार्य के हाथ में। अर्नड लीव तो नहीं रहता था, चलिए ठीक है, लेकिन मेडिकल रहा करता था। प्राचार्य के हाथ में और भी बहुत सारी व्यवस्थाएं थी। परीक्षा के समय में उनका, परीक्षा पर मैं बाद में बात करूंगा, परीक्षा पर मैं आऊँगा अभी। तो प्राचार्य के हाथ में लगता है कि किसी तरह का यदि व्यवस्था आपको चलाना है तो कैसे चलाइएगा। एकदम प्राचार्य लोगों को पंगु बना दिया गया है नई व्यवस्था में। तो किस तरह से वो काम कर रहे हैं हमको तो समझ में नहीं आ रहा है, और उनको केवल काम लगता है, प्राचार्यों का काम केवल ये रह गया है कि टेलीफोनिक मैसेज पर अपने शिक्षकों को और कर्मचारियों को सो कॉज पूछना। एकदम लगता है कि यही काम केवल रह गया है और कोई काम नहीं है, और बाद बाकी जो भी चीज़ है वो विश्वविद्यालय से निर्धारित होता है और जाता है महाविद्यालय में, और उसको केवल एक्सिक्यूट कराना है। और कैसे कराना है वो आप समझिए, विश्वविद्यालय इसमें कुछ नहीं मदद करने वाला है। तो मैं बता रहा था ओरिएंटेशन और रिफ्रेशर प्रोग्राम के बारे में नए शिक्षकों का। तो नए शिक्षकों को सीधे प्रिंसिपल के द्वारा रिलीव होकर के चल जाने का काम था। उसको बहुत लेंदी बना दिया गया कि पहले अप्लाई करिए विश्वविद्यालय में, विश्वविद्यालय के द्वारा। अब उसमें होता है कि चयन किया जाता है एकेडमिक स्टाफ कॉलेज के द्वारा, और कोई प्रोग्राम इतना तारीख से शुरू होने वाला है। अब टीचर यहाँ अप्लाई किए और कार्यक्रम का डेट शुरू भी हो गया, समाप्त भी हो गया, और उसके बाद उस आवेदन पर कोई बातचीत नहीं हुआ। तो इसमें कौन सी बात काम कर रही थी पता ही नहीं चला। या तो हम लोग ये कह सकते हैं कि नया विश्वविद्यालय है तो चीज़ों की समझ शायद नहीं रही, या कैश के बारे में लोग ज़्यादा नहीं जान पाए, कैश क्या है, कैसे है। यदि नहीं जानना समस्या नहीं होता है, लेकिन समझने के लिए तैयार नहीं होना ये समस्या बन जाती है। आप नहीं जानते हैं, कोई वैसे नहीं है, तो चलिए कोई जानकार आदमी को बुला करके समझ लिया जाए और उसी के हिसाब से काम किया जाए, तो समस्या का समाधान हो जाता है। लेकिन जब हम समझने के लिए ही तैयार नहीं होंगे तब ये समस्या जड़वती हो जाती है, ये जड़ हो जाता है, और तब ही आंदोलन की बात होती है। तो जब बहुत सारे जो शिक्षक किसी से, अपना प्रिंसिपल से रिलीव होकर के चले गए
उनको शोकॉज पूछ दिया गया। हमारे एक शिक्षक थे, उनको तो बीच में प्रिंसिपल के द्वारा चिट्ठी भेजा गया कि नहीं आप तो वापस आ जाइए तुरंत। आधा उनका ओरिएंटेशन हो गया था और उस समय चिट्ठी हुआ, हमसे फ़ोन पर बात किए। मैं बोला कि घबराने की कोई बात नहीं, आप पूरा अपना कोर्स और कोर्स अपना पूरा करके आए, और जब तक कोर्स पूरा नहीं कीजिएगा तो फिर जाने का क्या फ़ायदा होगा, बाद में जो होगा देखा जाएगा। जवाब आप दे दीजिएगा, शो कॉज का जवाब दे दीजिएगा, क्या दिक्कत है इसमें। तो ये जो नए शिक्षकों का ये ओरिएंटेशन और रिफ्रेशर जिन पर उनका कैरियर एडवांसमेंट टिका हुआ है, उस पर यहाँ ग्रहण लगा दिया गया, उसको एकदम कुंडली मार करके उस पर बैठ गया गया, दिखा औकात दिखा देते हैं कि जाने ही नहीं देंगे तुमको। तो इस तरह से जब हुआ नए शिक्षकों के द्वारा, नए शिक्षकों के प्रति विश्वविद्यालय का व्यवहार हुआ, तो स्वाभाविक है कि लोग आंदोलित होंगे। और आखिर वो करेगा क्या, आप जाने नहीं देंगे। हाँ, काम कराने के लिए आप नए शिक्षकों को सीधे ऑफिसर्स बना देते हैं जो अभी ज्वाइन किए हैं, और उनको असिस्टेंट रजिस्ट्रार बना देते हैं। इसलिए बना देते हैं, पुराने लोगों को नज़रअंदाज करते हैं कि हो सकता है पुराने लोग मन के हिसाब से नहीं चले, विश्वविद्यालय प्रशासन के लोग नियम कानून बतियाएं आने वाले समय में। और ये नए शिक्षक बेचारे अभी नए हैं, उनको कन्फर्मेशन के नाम पर आप दबा करके जो मन सो आप करवाते रहे, और उसके बाद जब समझ में आई तो बहुत सारे मित्रों ने तो छोड़ दिया, रिजाइन दे दिया। और मैं समझता हूँ अब नए जब लोग नहीं तो फिर कुछ नए टीचर ज्वाइन कर लिए। अब देख रहा हूँ अभी का विश्वविद्यालय की स्थिति है कि उस नए टीचर में से भी जिनको बेचारे को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, वो फिर जब तक समझेंगे तब तक देर हो जाएगी, कुछ पेपर्स उनके विरुद्ध तैयार हो जाएगा, तब वो समझ पाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं। नए कुछ आ गए हैं, वो कॉलेज का मुंह नहीं देखे लेकिन विश्वविद्यालय का प्रशासन में योगदान देने लगे हैं, वो ऑफिसर्स बन गए हैं। यहाँ तो अब तो ऑफिसर्स की ये स्थिति है विश्वविद्यालय प्रशासन में कि जो अंशकालीन नियुक्ति जिनकी है वो भी ऑफिसर्स बन रहे हैं, जिनका बीएड में है नियुक्ति वो भी ऑफिसर्स बन जा रहे हैं। तो ये तो बड़ा गजब है कि हम विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ तो उसके लिए है एक्ट बना हुआ है, बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 का गठन हुआ है, अद्यतन संशोधित है, समय समय पर संशोधित होते रहा है। कुछ से ढेर सारे नियम परिनियम अधिनियम बनते हैं। ये सब नियम परिनियम और अधिनियम के तहत ये सब में फिनांस इन्वॉल्व होता है, और फिनांस जहाँ इन्वॉल्व होता है वहाँ राज्य सरकार की सहमति लेना बहुत ही आवश्यक होता है। और यहाँ अपॉइंटमेंट बहुत तरह की बातें हुई। एक बात मैं बहुत ही जो विचारणीय हूँ वो ये दूसरी बात जो मैं नए शिक्षकों के बारे में बोलना चाहूँगा वो उनका कन्फर्मेशन से रिलेटेड है। कन्फर्मेशन के बारे में ये लिखा हुआ है, ओरिएंटेशन रिफ्रेशर को तो इन्होंने ब्रेक कर दिया ही है और उसके लिए बहुत प्रॉब्लम में हैं लोग। और उसके बाद ये कन्फर्मेशन के बारे में भी नीति स्पष्ट नहीं है। कन्फर्मेशन के बारे में है कि नए शिक्षक जब ज्वाइन करते हैं तो ये साफ लिखा हुआ है कि परीक्षमान अवधि जो प्रोबेशन पीरियड होता है वो 1 साल का होता है, और 1 साल के अंतर्गत यदि किसी भी शिक्षक के विरुद्ध कोई बात नहीं पाई गई तो 1 साल में उनका कन्फर्मेशन कर दिया जाता है, सेवा संपुष्ट हो जाती है। ये स्वतः हो जानी चाहिए, इसमें किसी को करने का और ये का नहीं बात होता है, ये स्वतः कन्फर्म हो जाना चाहिए। और यदि किसी के अगेंस्ट में कुछ बात नहीं पाया गया है, विश्वविद्यालय पत्र नहीं निकाली है, इसका ऐसा ये नहीं है कि उनका सेवा कन्फर्म नहीं हुआ, उनका सेवा कन्फर्म हो गया। बहुत बार पत्र तो पुराने ज़माने में बहुत करीब 8-8 10-10 साल देर करके लोग पत्र निकाले, लेकिन उनकी सेवा संपुष्ट नहीं हुई थी, ऐसी बात नहीं है। तो 1 साल में ही सेवा संपुष्ट होने का लिखा हुआ है,
यूजीसी के गाइडलाइन में, यदि इसी बीच उनका किसी तरह का कोई गलत आचरण पकड़ाता है तो आपको बजाबते चिट्ठी निकालनी होगी कि इस कारण से इनकी परिक्षमान अवधि 1 साल के लिए मैक्सिमम बढ़ा सकते हैं, जो लिखा हुआ है एक्ट में कि मैक्सिमम 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी नए शिक्षक की परिक्षमान अवधि 2 साल तक हो सकती है, 2 साल से अधिक नहीं हो सकती है। तो बहुत सारे शिक्षक तो 2 साल क्या 3 साल पूरे करने जा रहे हैं, फिर भी उनका कन्फर्मेशन आप नहीं कर रहे हैं महोदय। क्या बात है, क्यों कन्फर्मेशन नहीं करें? ये तो रूटीन का चीज़ है, ये तो स्वतः हो जाना चाहिए, ये अपने आप में नियम निर्धारित है और हो जाना चाहिए, और आप नहीं कर रहे हैं। ये कितना लोगों को आप परेशान करिएगा, कितना परेशान होकर के लोगों को आप आंदोलन के लिए बाध्य करिएगा। आखिर लोग कहाँ जाएगा बात करने के लिए? अपनी बात किसके सामने कहेगा? आप ही के सामने कहेगा। और जो उनका हक है वो विश्वविद्यालय को कर देना चाहिए। विश्वविद्यालय का भी ये दायित्व बनता है कि सही समय पर सभी चीज़ों को कर दिया जाए, ताकि अधिकार पूर्वक फिर अपना उनसे काम भी लिया जा सके। केवल शोकॉज कर देने से, स्थानांतरण कर देने से, हमारे 3 शिक्षक संघ के 3 पदाधिकारी, हमारे अध्यक्ष को, महासचिव को और संयुक्त सचिव को निलंबित कर दिया गया है। तो निलंबन कर देने से समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा। आपको विहित प्रक्रिया के तहत जो नियम बनाए गए हैं उस नियम के तहत काम को करना होगा, तभी समस्या का समाधान होगा। अदरवाइज समस्याएं बढ़ती जाएंगी और एक जिस सपने को लेकर के पूर्णिया विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ है वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। ये शिक्षकों की समस्या हुई, शिक्षकों की और भी समस्याएं हैं, जैसे एसबी सिन्हा कमीशन के द्वारा जो शिक्षक हमारे हैं, उसके कमीशन के आदेश हो जाने के बाद कंटेम्प्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट में भी वेतन का भुगतान उनका नहीं हो रहा। अभी 15 महीना हो गया आरएल कॉलेज माधव नगर के जो हमारे साथी हैं उनका वेतन का भुगतान नहीं हो रहा। आखिर क्या इसमें मजबूरी है? कंटेम्प्ट का ऑर्डर हो गया है, अब आप सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा तो कोई नहीं होता है, मैं समझता हूँ। तो अब कहाँ का आदेश का इंतज़ार किया जा रहा है विश्वविद्यालय के द्वारा? क्यों उनका भुगतान लंबित है? ये स्थिति स्पष्ट करना चाहिए विश्वविद्यालय को कि आखिर वो कौन सी परिस्थिति है कि किसी भी शिक्षक का 15-15 महीनों से वेतन रोक करके रखा गया है। आखिर वो कौन सी परिस्थिति है? विश्वविद्यालय को यह स्पष्ट करना चाहिए। और विश्वविद्यालय स्पष्ट नहीं करती है तो इसका मतलब ये हुआ कि विश्वविद्यालय की मंशा गलत है। तो शिक्षक क्या करेगा? शिक्षक आंदोलन करेगा, आंदोलन करके अपनी बात को सरकार तक पहुंचाएगा, महामहिम तक पहुंचाएगा, अपनी बात को प्रधानमंत्री तक पहुंचाएगा, राष्ट्रपति तक पहुंचाएगा। यही कर सकता है, वही हम लोग कर रहे हैं, आंदोलित हैं। अब थोड़ी सी चर्चा हम अपने शिक्षकेतर कर्मचारियों के भी करें जो हमारे साथ आंदोलन में 15 जून से ही थे, लेकिन उनका डिमांड को तोड़ मरोड़ करके डिमांड को उनका माना गया है। मैं देखा हूँ, मैं बहुत उससे प्रसन्न नहीं हूँ, लेकिन फिर भी चलिए कुछ हो गया। उनको कहा कि ठीक है आप लोग जाइए अपना काम कीजिए और देखा जाएगा जो आगे होगा। हम लोग नज़र बनाए हुए हैं उनकी स्थिति पर भी। लेकिन विभाजन के बाद ये करीब 2017 में ही 16-17 में ही ये फॉरबिसगंज कॉलेज में 49 कर्मचारियों की नियुक्ति हुई थी। और तब से जब से नियुक्ति हुई उनका भी नियुक्ति हाई कोर्ट के न्यायादेश के आलोक में हुआ। बीएन मंडल के द्वारा नियुक्ति करके उनके सारे कागजात कोर्ट को सौंपे गए और विहित प्रक्रिया के तहत उनकी नियुक्ति हुई। बजाबते वीडियोग्राफी वगैरह के माध्यम से सारा चीज़ हुआ है। और जब उनके और इसी बीच विश्वविद्यालय का विभाजन हो गया, पूर्णिया विश्वविद्यालय बन गया, तो वो तो पूर्णिया विश्वविद्यालय के अंग हो गए। उनको विश्वविद्यालय के द्वारा पत्राचार करके बार बार पत्र लिख करके उनको मांगा गया, वहाँ से जो कार्य कर रहे थे, जो विश्वविद्यालय में विभिन्न प्रकार के
विभाग में कार्यरत थे, डेपुटेशन पर थे उनका, वो उनके वहाँ से लाया गया और उन्हीं के द्वारा समझिए कि विश्वविद्यालय को चलाया जा रहा था। लेकिन जब उनका वेतन की बात आया, 3 साल काम कर लिया उन लोगों ने, 49 कर्मचारियों ने, अब तो उसमें से एक नहीं रहे, 48 ही हैं। बेचारे राम सोहित जी काल कवलित हो गए, अकाल मृत्यु से। उनकी पत्नी तो कहती हैं कि विश्वविद्यालय के द्वारा आंदोलन के क्रम में इतनी प्रताड़ना उनको मिली है कि वो झेल नहीं सके और वो गुजर गए हैं। तो ये तो जांच का विषय है। उन्होंने अपने तरफ से, उनकी पत्नी राम सोहित मंडल की पत्नी ने अपना FIR कर दिया है। तो वो तो जांच का विषय है कि क्या है, अनुसंधान में वो पता चलेगा कि प्रताड़ना से हुआ है मृत्यु की, उनकी अचानक मृत्यु हो गई है। लेकिन वो अब हमारे बीच नहीं हैं। तो इसी आंदोलन के क्रम में उनका देहांत हुआ है और हम लोगों ने उनको श्रद्धांजलि दी है। और अब 48 ही बचे हैं। उन 48 कर्मचारियों के जब वेतन का बात आया, 3 साल का वेतन जब विभिन्न प्रकार के पत्राचार से होते हुए राज्य सरकार के द्वारा जब वेतन निर्गत किया गया, तो वेतन यह कह करके देने से मना कर दिया गया कि इसमें कुछ नीतिगत भूल है, गलती है, बजट में कुछ गड़बड़ी हो गई थी, इसलिए इनका वेतन नहीं दिया जा सकता है। अरे भाई, तो बजट में गड़बड़ी किसने की? विश्वविद्यालय ने की। यदि की भी तो अब विश्वविद्यालय की गलती को कर्मचारी क्यों झेले? विश्वविद्यालय की कोई गलती हो तो संबंधित पदाधिकारी पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? यदि गलती हुई तो उस पर FIR क्यों नहीं हुआ? पदाधिकारी को क्यों जेल में नहीं भेजे, गलती करने वाले पदाधिकारियों को? तो आप गलती कोई करे, करे कोई और भरे कोई। गलती करे पदाधिकारी जो बजट बनाया, जो बजट में प्रावधान किया, गलती यदि उससे हुई तो दंडित उसको करने के बजाय दंडित उन कर्मचारियों को आप कर रहे हैं जिनको कि 3 साल से वेतन नहीं मिला हुआ है। वेतन को और लटका करके रख दीजिएगा। ये कहाँ का न्याय है? अभी जब आंदोलन हुआ तो किसी तरह से 2 महीना का सैलरी उन लोगों का दिया गया है, जो इंट्री स्केल दिया गया है, जिस समय वो नियुक्ति होती उनकी 3 साल पहले का, उस स्केल पर अद्यतन संशोधित करके उनका पे 2 महीना का नहीं दिया गया। 7वें वेतन आयोग के अनुशंसा के आलोक में वेतन निर्धारित करके नहीं दिया गया। लमसम अमाउंट कहा जाए कि उसको 2 महीने का लमसम अमाउंट दे दिया गया। तो ऐसे विश्वविद्यालय नहीं चलता है। अब विश्वविद्यालय से सहमति उन लोगों की बनी है कि वेतन निर्धारण करके जल्द से जल्द उनका बकाया भी देखते हैं उसको क्या करता है, लोग कितने दिन में करता है। अब थोड़ी चर्चा हम लोग स्टूडेंट की भी कर लें, और उस छात्र की करना हम ज़्यादा चाहेंगे जिसके बारे में कहा जाता है कि उसका सारा काम हो रहा है, सब चीज़ हो रहा है, छात्रों के लिए ये किया जा रहा है, छात्रों के लिए वो किया जा रहा है। मैं चर्चा करना चाहूँगा उन छात्रों का जो विश्वविद्यालय बनने से पहले BN मंडल विश्वविद्यालय में पंजीकृत है। वो बहुत सारे छात्र थे उस समय हमारे यहाँ, तीनों पार्ट के थे, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट ग्रेजुएशन के बहुत सारे विद्यार्थी थे। इवन कि PG के भी थे जो BN मंडल के थे, तो चलिए वो वहाँ रह गए। तो बहुत तरह का ये उनकी बात आती है। तो उनका है कि जो बंटवारे के पहले जो पंजीकृत BN मंडल के छात्र हैं, उनका सारा काम BN मंडल के द्वारा किया जाएगा। वो छात्र पूर्णिया विश्वविद्यालय के छात्र नहीं हैं, BN मंडल विश्वविद्यालय के छात्र हैं। ऐसा पूर्णिया विश्वविद्यालय के द्वारा इस तरह का एक माहौल बना दिया गया कि वो छात्र हमारे नहीं हैं। ये किस सिद्धांत के तहत कहा गया कि वो हमारे छात्र नहीं हैं? अरे वो हमारे छात्र हैं, हमारे इसी विश्वविद्यालय के, पूर्णिया विश्वविद्यालय के ही किसी महाविद्यालय में पढ़ते हैं। अब मान लें पूर्णिया कॉलेज के छात्र हैं जो BN मंडल में पंजीकृत हैं, तो क्या वो पूर्णिया विश्वविद्यालय के छात्र नहीं हुए? क्या पूर्णिया कॉलेज में पढ़ रहा हुआ कोई भी विद्यार्थी पूर्णिया विश्वविद्यालय का छात्र नहीं हुआ? परीक्षा वो दे रहा है BN मंडल विश्वविद्यालय से, वो अलग बात है, लेकिन छात्र तो वो हमारा है।
लेकिन यहाँ पर जब समस्या लेकर के जाते हैं वैसे छात्र जो बीएन मंडल में पंजीकृत हैं, तो समस्या के बारे में सीधे उनको बीएन मंडल विश्वविद्यालय जाने के लिए कह दिया जाता है, जो कि बहुत ही दुखद है। उनके लिए यहाँ एक चाहिए था हेल्प डेस्क बनता और उनके समस्याओं का समाधान होता। तो छात्रों के लिए भी कुछ नहीं किया जा रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि फॉर्म भराया जाता है बीएन मंडल के द्वारा छात्रों का, और पैसा वसूल लिया जाता है महाविद्यालय के द्वारा, और पैसा वसूल करके विश्वविद्यालय का पत्र निकला हुआ है पूर्णिया विश्वविद्यालय की विश्वविद्यालय में जमा करें आप। अब पूर्णिया विश्वविद्यालय में जमा कर दिया जाता है और पूर्णिया विश्वविद्यालय के द्वारा बीएन मंडल विश्वविद्यालय के उन छात्रों का परीक्षा शुल्क जमा किया जाता है। तो इतना लंबा प्रक्रिया से होकर के गुजरता है। लेकिन परीक्षा में यदि कोई खामी हो जाए तो परीक्षा में खामी को दूर करने के लिए सीधे कह दिया जाता है कि आप बीएन मंडल चले जाइए। तो ये कैसे है? यदि परीक्षा बीएन मंडल ले रहा है तो शुल्क भी बीएन मंडल को लेने दीजिए। फिर आप प्राचार्य को ये क्यों कहते हैं कि आप बीएन मंडल का शुल्क ले करके हमको दीजिए और फिर हम भेजेंगे? ये इतना करने की क्या ज़रूरत है? मैं समझता हूँ कि ये केवल परेशानी पैदा करना है। छात्रों के लिए तो इसमें कम हुआ, लेकिन एक महाविद्यालय के लिए तो परेशानी ज़रूर पैदा हो जाता है। जो प्राचार्य काम कर रहा होता है महाविद्यालय में, अकेला प्राचार्य रहता है, कितने तरह की परेशानियाँ उसके पास होती हैं, और एक नया परेशानी खड़ा कर देना वो विश्वविद्यालय के लिए ये शोभा का चीज़ नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। इसमें होना ये चाहिए था कि आप शुल्क लेते हैं, आप जहाँ का शुल्क है आप जब शुल्क लें तो आप लें, बीएन मंडल शुल्क ले तो वो बीएन मंडल में चला जाए, ताकि बीच में जब ऐसा समाचार पत्र में पढ़ने के लिए आया कि हमारे कुछ विद्यार्थियों का परीक्षा बीएन मंडल नहीं लेगा, कारण क्या है भाई? उसका कारण ये है कि पूर्णिया विश्वविद्यालय के द्वारा परीक्षा शुल्क जमा नहीं किया गया। करोड़ों का बात उसमें लिखा हुआ था कि करोड़ रुपया कितना, कई करोड़, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ क्या बकाया था। तो ये दोनों विश्वविद्यालय समझे। तो ऐसा होता था कि कभी कभी उन छात्रों के सामने अनिश्चितता का माहौल उत्पन्न हो जाता है कि वो क्या करे, कहाँ जाए, किससे अपना फरियाद करे। यहाँ आता है तो उसको बीएन मंडल भेज दिया जाता है, बीएन मंडल जाता है तो बीएन मंडल बोलता है कि तुम्हारा परीक्षा शुल्क अभी तक जमा नहीं हुआ है, हम लोग क्या कर सकते हैं। एक बार बीएन मंडल तो यह भी कह दिया था कि मैं पूर्णिया विश्वविद्यालय के लड़कों को छोड़कर अपने यहाँ के लड़कों का परीक्षा ले लूँगा और नहीं दूँगा। इस तरह का पेपर में लगातार सुनने के लिए मिला। तो फिर दोनों परीक्षा नियंत्रक बैठते हैं, फिर समझौता होता है, वार्ता होता है, फिर आगे की कार्रवाई। क्यों इतना होता है भाई? ये क्यों फालतू का काम हम लोग के पास? इसका मतलब बहुत समय है, हमारे पास बहुत समय है पर्याप्त कि हम लोग अपना काम छोड़ करके बीएन मंडल के काम को सुलझाने में लगे रहते हैं। तो इस तरह का है। तो हमारा कंसर्न यहाँ पर यह है कि जो हमारे छात्र हैं जो बीएन मंडल से पंजीकृत हैं, उनका क्या दोष है कि विश्वविद्यालय बना? विश्वविद्यालय तो बना नए लोगों के लिए, अच्छा हुआ, चलिए नए बच्चे आएंगे, उनको बीएन मंडल नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन जो पुराने बच्चे थे उनका क्या अपराध हुआ? बीएन मंडल बन गया तो उनका अपराध हो गया कि वो बीएन मंडल से पूर्णिया विश्वविद्यालय अलग हो गया, वो बीएन मंडल के छात्र रह गए, और उनका ये अपराध है कि अब कोई भी चीज़ करना है तो आप पैसा यहाँ जमा कीजिए, परीक्षा वहाँ वो लेगा जा करके। तो इसमें वो क्यों मारे जा रहे हैं? इसके बारे में भी हम लोगों को सोचना पड़ेगा, विश्वविद्यालय को सोचना चाहिए, और एक इस तरह की प्रणाली डेवलप करनी चाहिए जो हमेशा चले। इस तरह का कोई काम हम लोगों को शुरू नहीं करना चाहिए जो कुछ दिन तक चले। नवाचार करना चाहिए। देखिए, नवाचार बहुत किए हम लोग पूर्णिया विश्वविद्यालय में, नवाचार करना चाहिए लेकिन एक भी नवाचार हम लोगों का धरातल पर सफलतापूर्वक नहीं अवतरित हो पाया। जैसे अब यहाँ के हम अपने विद्यार्थियों के बारे में चर्चा करें। एंट्रेंस टेस्ट लिया गया, एंट्रेंस टेस्ट के नाम पर ऑनलाइन अप्लाई किया गया, ऑनलाइन टेस्ट लिया गया। हाँ, इसलिए याद है क्योंकि उसी दिन शायद हम लोगों का
अधिवेशन था, स्टैट्यूटरी कॉन्फ्रेंस हम लोगों का उसी दिन लिया गया था यहाँ पर शायद वो एंट्रेंस टेस्ट। तो उसमें एंट्रेंस टेस्ट लिया गया और अंतिम परिणति उसकी ये हुई कि सभी जितने भी परीक्षार्थी शामिल हुए सबका एडमिशन ले लिया गया। तो भाई एंट्रेंस टेस्ट का क्या आवश्यकता पड़ा, क्या उसकी उपादेयता रह गई, उसकी उपयोगिता क्या रही, क्यों लिए हम, क्यों इतना समय अपना बर्बाद किए जब सबका एडमिशन लेना ही था। तो अपना जैसे कॉलेज में पहले होता था वैसे ही क्यों नहीं रहने दिया गया। बाद में अब कोई बच्चा है उसमें यही एक तो यही फ़ायदा हुआ कि बच्चा बनमनखी का है तो उसका एडमिशन सालमारी कॉलेज में हो गया, कोई बच्चा पूर्णिया का है उसका फॉरबिसगंज में हो गया। तो ये फ़ायदा हुआ बच्चों को। अब आप दौड़िए, फिर यहाँ से नाम अपना स्लाइड कराइए, वहाँ नाम स्लाइड कराइए, वहाँ चढ़ाइए, अब वहाँ जाइए, पैसा यहाँ जमा कर दिए, कागज़ वहाँ लेकर के जाइए। ये इस तरह का ढेर सारा हम लोग देखे कि बहुत गलत हुआ, छात्रों के साथ बहुत परेशानी हुई। ये नवाचार करने में, प्रयोग करने में हम लोग सफल नहीं हुए। तो हमको पहले अपना व्यवस्था देखना चाहिए। बहुत पहले भी कहा गया है, तेते पाँव पसारिए जेती लांबी सौ, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। हमारे पास जो संसाधन है, पहले तो चाहिए विश्वविद्यालय को कोई भी नवाचार करने से पहले अपने संसाधन को टटोले कि हमारे पास संसाधन क्या है। मैं ये नहीं समझता हूँ कि माननीय हमारे आज तक विश्वविद्यालय के अंतर्गत जितने भी कॉलेज है उसका भ्रमण कर लिए। एक बार स्थल निरीक्षण के नाम पर पूरे कॉलेज में भी गए हूँ, ये मुझे नहीं लगता है, कम से कम हमारे कॉलेज में तो नहीं आए हैं। तो स्थल निरीक्षण जब आप नहीं किए हैं, आप अपने कॉलेजेज को, अपने संस्थान को जाकर देखे नहीं है कि वहाँ पर क्या है, किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या होना चाहिए, क्या करेंगे, तो कोई भी योजना कार्य रूप कैसे होगा। कोई भी योजना यदि हम बनाएंगे भी तो फलीभूत कैसे होगा, उसको धरातल पर हम कैसे उतारेंगे। तो धरातल पर उतारने के लिए ज़रूरी है कि पहले एक्सटेंसिव सर्वे किया जाए कि किस तरह से हम इस योजना को, एक स्वोट एनालिसिस होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, ये 4 तरह का एनालिसिस होता है। कोई भी काम करने के पहले हम ये 4 फैक्टर पर उसको कसेंगे ना। कोई भी हम योजना बनाए तो हम ये 4 जो स्वोट एनालिसिस होता है, पहले स्वोट एनालिसिस करके उसको देखेंगे कि क्या क्या स्ट्रेंथ है हमारा, वीकनेस क्या क्या है, हमारे पास अपॉर्चुनिटी क्या क्या है और थ्रेट क्या आने वाला है इस काम को करने में। तो जब तक हम उसको इन सारी चीज़ों के बारे में एनालिसिस नहीं किए तो हम उस पर सफलता की गारंटी कैसे हमारी हो सकती है, वहीं सफलता संदिग्ध हो जाती है। तो और यही हुआ। और उसके बाद एक चीज़ और हम लोग देखते हैं, काम करने में जो यहाँ शिथिलता है उसमें एक बहुत बड़ा जो हमको एक गंदी आदत जो लग गई हमारे विश्वविद्यालय में, वो कमेटी बनाने की। कोई भी काम को टालने, सब कोई जानता है कि कोई भी काम को टालने के लिए कमेटी बना दी जाती है। चलो कमेटी बना दिया, कमेटी बन गई, कमेटी अपना ये देगा, अपना प्रतिवेदन देगा, उस पर काम किया जाएगा। अब कमेटी बन गई तो कमेटी का कितना दिन में देना है, अपना प्रतिवेदन देना है, क्या करना है, इसका कुछ नहीं होता। कमेटी बना दी गई है, उनको ये नहीं कहा जाता है कि आप 2 दिन में, 4 दिन में, 3 दिन में अपना प्रतिवेदन जल्दी से दीजिए, जो फैक्ट आया, जो आप समझ पाए। उस तरह का कुछ नहीं, एक टाइम बाउंड फ्रेम में काम होनी चाहिए, वो मैं देखता हूँ कि नहीं हो पाता है। और बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 में 14 तरह की कमेटियों का ऑलरेडी जिक्र है, पहले से है। अब वेतन देना एक काम है विश्वविद्यालय में। अब वेतन देने के लिए
वहाँ पर पहले से ही रजिस्ट्रार हैं, एफओ हैं, बजट पदाधिकारी होता है, अकाउंटेंट होते हैं, क्लर्क्स होते हैं, अकाउंट्स क्लर्क्स होते हैं। ये पदाधिकारी पहले से ही वहाँ बैठे हुए हैं। ऊपर से एक वेतन समिति भी हम बना दें तो ये काम में सहूलियत होने के बजाय काम और बढ़ जाएगा, काम और जटिल हो जाएगा, काम नहीं होगा। जिस काम के लिए विश्वविद्यालय में ऑलरेडी पदाधिकारी नियुक्त हैं, उनके काम के बदले कमेटी बनाने की ज़रूरत क्या है? कमेटी वैसे चीज़ के लिए बनता है जब किसी चीज़ की जांच करनी होती है। उसके लिए भी इंस्पेक्टर ऑफ कॉलेजेज हैं। कॉलेज में यदि जांच करना है तो इंस्पेक्टर ऑफ कॉलेजेज दा। मैं यहाँ देखता हूँ कि कोई किसी जगह कहीं भी भेज दिया जाता है। इंस्पेक्टर ऑफ कॉलेजेज इसीलिए होता है कि वो पीरियडिकली महाविद्यालय में जाएं और वहाँ पर देखें, क्या केवल जांच में ये नहीं देखें कि क्या वहाँ की समस्याएं भी देखें कि समस्याएं क्या है, आकर के अपना प्रतिवेदन दें। तो मैं तो वो भी नहीं देखता हूँ कि कोई महाविद्यालय निरीक्षक कहीं कोई जाते हैं। यहाँ तो जिसको मन होता है वही चला जाता है, किसी को भी जिम्मा दे दिया जाता है। अरे भाई, आप पदाधिकारी बनाए हैं तो विश्वास तो कीजिए पदाधिकारी पर, अपने पदाधिकारियों पर। महाविद्यालय निरीक्षक को महाविद्यालय निरीक्षण के अलावा सब काम में लगाइएगा तो महाविद्यालय का निरीक्षण कौन करेगा? तो मैं ये देखता हूँ कि जिस काम के लिए जो पदाधिकारी नियुक्त हुए हैं वो पदाधिकारी उस काम को छोड़ करके दूसरा काम सब करते रहते हैं। तो ऐसे कैसे चलेगा विश्वविद्यालय? ऐसे तो विश्वविद्यालय चलेगा नहीं ढंग से, और नहीं चलेगा तो आंदोलन होंगे। और आंदोलन, कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था आंदोलन करना नहीं चाहता है। यदि समस्याएं उत्पन्न ना हो तो कोई आंदोलन क्यों करना चाहेगा? आज हम लोग ये अपना सारा एनर्जी, अपना समय, अपना सारा ऊर्जा इसमें लगा रहे हैं, आंदोलन में लगा रहे हैं। यदि हम कोर्स कंटेंट डेवलप करने में लगाते तो कितना अच्छा होता। यदि हम रिसर्च पेपर लिखते, जैसा कि यूजीसी के गाइडलाइन भी है, हम यदि शोधपरक आलेख लिखते, हम कोई किताब ही पढ़ लेते अपने लिए जो अपना हमारा ज्ञान वर्धन करता है, जिसको कि हम क्लास में जा कर के बच्चों को बताते, जब या कभी लाइव कार्यक्रम होता है हम लोग का, गूगल के माध्यम से हम लोग का काम होता है, तो उसमें जाते तो वो कितनी अच्छी बात होती कि हम फेसबुक लाइव कर रहे हैं बैठ कर के। अभी अपना ऊर्जा को हम विद्यार्थियों के लिए नहीं बल्कि किसी तीसरे काउज के लिए व्यर्थ कर रहे हैं। और हम देखते हैं बीएन मंडल का जैसे ही नाम पूर्णिया विश्वविद्यालय में सुना जाता है तो पूर्णिया विश्वविद्यालय के लोग पता नहीं क्यों एक दूसरे ढंग से बिहेव करने लगते हैं, जैसे बीएन मंडल कोई अछूत हो, जबकि हम लोग उसी बीएन मंडल से निकल करके आए हैं। एक नया विश्वविद्यालय ये नहीं है, ये विभाजित विश्वविद्यालय है। नया यहाँ पर केवल पदाधिकारियों की ही नियुक्ति हुई है, अदरवाइज यहाँ सारा संसाधन भी वही हैं। पुराने कोई नए संसाधन बने भी नहीं हैं। कुछ एक परीक्षा भवन जो पूर्णिया कॉलेज का था उसको सुसज्जित करके विश्वविद्यालय का एडीएम बनाया गया है, जो सरकार के द्वारा किया गया। और इसमें माननीय कुलपति महोदय, हमारे माननीय एमएलसी संजीव कुमार सिंह का योगदान रहा, तो बढ़िया से बन गया है। कम से कम बैठने की व्यवस्था हो गई है। लेकिन बाद बाकी तो चीज़ें सब पुरानी है और आप कहते हैं नए विश्वविद्यालय। नया विश्वविद्यालय नाम बना है ज़रूर, लेकिन ये विभाजित विश्वविद्यालय है, बीएन मंडल से ही निकल करके बना है। और जो भी है सब यहाँ सब पुराने लोग हैं, और नए जो आ रहे हैं वो अब जब अपॉइंटमेंट करिएगा यहाँ विश्वविद्यालय में तो वो सब नया हुआ। एक जो गेस्ट फैकल्टी का अपॉइंटमेंट हुआ वो नया हुआ। तो गेस्ट फैकल्टी का अपॉइंटमेंट भी इसमें साफ लिखा हुआ है, गेस्ट फैकल्टी का आप फैकल्टी का अपॉइंटमेंट जब भी करते हैं तो आपको यूजीसी के गाइडलाइन के हिसाब से चलना होता है।
यूजीसी के गाइडलाइन में जो या हमारे विश्वविद्यालय बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 में जो वर्णित है योग्यता क्राइटेरिया, उसी के हिसाब से आपको चलना होगा। तो जैसा कि सुनने में आता है कि यहाँ पर जब गेस्ट फैकल्टी का अपॉइंटमेंट होने लगा है तो यहाँ बायोटेक्नोलॉजी के भी टीचर का अपॉइंटमेंट हुआ है। यहाँ एक बायोटेक्नोलॉजी के बाद एक और विषय है जो विषय की पढ़ाई यहाँ नहीं होती है, उसके भी फैकल्टी का यहाँ पर अपॉइंटमेंट हुआ है। तो भाई जो विषय यहाँ है नहीं, इस विश्वविद्यालय में पढ़ाई नहीं जाती है, बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पढ़ाई नहीं जाती है, तो आप बायोटेक्नोलॉजी के टीचर को आप कहाँ पर अपॉइंटमेंट किए हैं, किस हैसियत से अपॉइंटमेंट किए हैं? आप जो विषय यहाँ नहीं है, हाँ एग्रीकल्चर का भी सुनते हैं कि एक आध शिक्षक का अपॉइंटमेंट हो गया है, ये जांच का विषय है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। और सरकार के द्वारा प्रतिवेदन विश्वविद्यालय से मांगा गया है, जैसा कि हम लोग देखे हैं पेपर में, प्रतिवेदन देने के लिए कब का कहा गया था। अब क्या कर रहा है विश्वविद्यालय, नहीं कर रहा है, ये विश्वविद्यालय जाने। लेकिन गेस्ट फैकल्टी के अपॉइंटमेंट के बारे में, नॉन टीचिंग स्टाफ के अपॉइंटमेंट के बारे में जो गाइडलाइन निर्धारित है कि आप जो भी अपॉइंटमेंट करते हैं उसमें चूँकि फिनांस इन्वॉल्व होता है और उसमें बिहार सरकार का प्रतिनिधि शामिल होता है, इसीलिए सरकार का प्रतिनिधि शामिल होता है, राजभवन का प्रतिनिधि शामिल होता है, तब जा कर के आपका कोई भी अपॉइंटमेंट वैलिड माना जाता है। यहाँ पर तो हम देखते हैं कि नॉन टीचिंग में भी कुछ ऐसे नए चेहरे जब आ गए जिनको कभी कभी हम लोगों ने देखा ही नहीं, वो यहाँ के नहीं हैं, कहीं बाहर से आए हैं लोग। तो ये हम लोगों को ये मानने का भूल नहीं करना चाहिए कि कोई ये विश्वविद्यालय मतलब कोई प्राइवेट लिमिटेड संस्थान है। ये बजाबते विधि द्वारा स्थापित नियम के तहत बना है और विधि द्वारा स्थापित नियम जो हैं उसी नियम के तहत इसका ऑपरेशन भी होगा। कोई भी चाहे वो कितने बड़े पद पर हो, कोई भी चाहे कि इसको मनमाने ढंग से चला ले, तो ये मनमाने ढंग से चलाने की चीज़ नहीं है। वो आज न कल उसका जवाब उनको देना पड़ेगा कि जो मनमाने ढंग से ये चीज़ों को कर रहे हैं, जो नियम परिनियम के विपरीत आचरण कर रहे हैं जो भी लोग, वो आने वाले समय में उन सारे लोगों को इसका जवाब देना पड़ेगा। समय किसी को नहीं छोड़ता है, समय बहुत बलवान होता है। और इसी के साथ मैं आज के अपने इस फेसबुक लाइव को समाप्त करने का इजाज़त आप लोगों से चाहूँगा। मैं समझता हूँ कि आज काफ़ी है। आप लोग कुछ कमेंट में कुछ पूछना चाहते हैं तो आप लोग कुछ पूछिए, और किन बातों पर हमको क्लेरिफिकेशन देना चाहिए, यदि आप चाहते हैं तो उस तरह की बात को आप रखें। मैं देख रहा हूँ कि कमेंट आप लोग नहीं करते हैं। फेसबुक लाइव का कार्यक्रम जब होता है तो वो इंटरेक्शन होना चाहिए। मुरारी बाबू लिख रहे हैं कि विश्वविद्यालय स्थापना के बाद यानी 18/3/2018 के बाद डेपुटेशन रद्द करने वाला आदेश 5/4/2018 को अधिसूचित हुआ। इसके बाद हम लोग स्नातकोत्तर BA से वापस पैतृक महाविद्यालय में वापस आए। जी सर, 5/4/2018 को जी है वैसा, हाँ ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि ये MOU में ये लिखा हुआ है कि जो भी है वो डेपुटेशन पर है उनको तत्काल अपने वापस आ जाना है। तो आपका जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर कि ये 5/4/2018 को अधिसूचित हुआ था और जितने भी लोग डेपुटेशन पर थे BN मंडल यूनिवर्सिटी में वो सब वापस आ गए थे पूर्णिया यूनिवर्सिटी में। तो ये अच्छी जानकारी है। और मैं देख रहा हूँ, नाम पढ़ रहा हूँ, और किसी में स्नेहलता द्विवेदी बोले बहुत सुंदर और तथ्यात्मक है। जी धन्यवाद आपका। ओझा सर बोल रहे हैं बहुत प्रभावी संबोधन है। जी प्रणाम आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। और कुमार जितेंद्र सर देख रहे हैं, प्रणाम सर आपका। चंद्रमौली संजय जी, सर आपका प्रमोशन हुआ या नहीं?
कुमारी जी पूछ रही हैं आप मेरा प्रमोशन हुआ कि नहीं। नहीं, दुर्भाग्य से अनीता जी, दुर्भाग्य से मैं भी 92 में से एक हूँ जिसका प्रमोशन नहीं हुआ है और जिसके लिए आंदोलन चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मृदुलता मैडम प्रणाम भेज रही हैं, आपको भी प्रणाम। लाल गोविंद सिंह देख रहे हैं भाई, लाल गोविंद सिंह हेलो। चलिए अपना इसी तरह से स्नेह बनाए रखिएगा। कैंडिडली सेड है मैडम उषा शरण, नमस्ते। बहुत बढ़िया, आपका उत्साह बढ़ाने के लिए। आपके अनुसार एलिजिबिलिटी के अनुसार प्रमोशन होना था, फिर प्रमोशन रोकने का क्या कारण रहा, यही तो नहीं पता चलता है अनीता मैडम। यही तो नहीं जानकारी हो पाती है हम लोगों को कि आखिर दिक्कत कहाँ आ रही है। जब विधि द्वारा स्थापित नियम के अनुसार सारा चीज़ किया गया तो 2 लोग यहाँ पर नया विश्वविद्यालय बनने में, मैं बता दूँ कि पूर्णिया वासियों के लिए तो बहुत अच्छा हुआ है कि नया विश्वविद्यालय बना, एक सपना का साकार हुआ। लेकिन अब हमारे जैसे जो प्रमोशन के लिए वेट कर रहे हैं शिक्षक उनका, और जो बीएन मंडल में पंजीकृत हुए छात्र, इनके लिए तो समझिए विश्वविद्यालय का बनना दुर्दिन जैसा हो गया है। दुर्दिन आ गया हम लोग का, नया विश्वविद्यालय बनने के साथ हम लोगों का दुर्दिन शुरू हो गया, क्योंकि हमारे साथ के हमारे साथी हमसे दुगना वेतन प्राप्त कर रहे हैं हमारे पैतृक विश्वविद्यालय में, और हम इस विश्वविद्यालय में उन्हीं के साथ शिक्षक, उनके समान अर्हता रखने वाला और उनसे आधे वेतन में काम कर रहे हैं हम लोग। ये कितनी विडंबना है, और ये 2 साल से चल रहा है। ये कितनी विडंबना है और कितना हास्यास्पद है और कितना लज्जित करने वाला चीज़ है, हम लोग इसको सोच भी नहीं सकते हैं। University college faculty should be a questioning community for right reason. If the faculty abdicates this responsibility, it ceases to be a vibrant knowledge community. A majority of Purnia University. आप तो बहुत अच्छा सर कहते हैं मुरारी सर, और काश आपकी बात पूर्णिया विश्वविद्यालय सुनता। तो मैं अपने इस फेसबुक लाइव में फिर आऊँगा। अनीता जी को रिप्लाई किए हैं कि इस विषय पर एक निबंध लिखना पड़ेगा, टिप्पणी में सभी बिंदुओं का स्पष्ट समावेश नहीं होगा, विश्वविद्यालय में व्यापक प्रशासनिक अनुभव का अभाव है। जी धन्यवाद सर। ये मुरारी बाबू कह रहे हैं, ये किए हैं, बजट में गलती है उसका सुधार कौन करेगा। एकदम सही बात, करेगा विश्वविद्यालय ही जिसने गलती किया, और जो गलती किया उसको दंड भी मिलना चाहिए। करे कोई और भरे कोई, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो मेरा आग्रह है, ये विश्वविद्यालय देखिए, पूर्णिया विश्वविद्यालय का निर्माण होना, पूर्णिया में विश्वविद्यालय स्थापित होना, पूर्णिया का एक बहुत बड़े सपने का साकार होना है। और पूर्णिया विश्वविद्यालय अपने उद्देश्यों की ओर लगातार अग्रसर रहे, इसके लिए आवश्यक है कि हम सब पूर्णियावासी मिल करके जो पूर्णिया विश्वविद्यालय में गलत हो रहा है उसका विरोध करें, सामना करें और क्वेश्चन पूछें। हम लोग प्रश्न पूछें कि आखिर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। हम लोग केवल पेपर में पढ़ करके चुप हो करके ना बैठें। ये हमारा विश्वविद्यालय है, ये पूर्णिया की धरोहर है, ये पूर्णिया की धरती पर बनी है, पूर्णिया के लोगों के लिए बनी है, पूर्णिया के छात्रों को पढ़ने के लिए बनाया गया है। लेकिन हो कुछ रहा है उल्टा, ये सब, और हमको कहना नहीं चाहिए। बहुत गलत सलत चीज़ें भी सुनने को मिलने की आता है कि यहाँ के प्रशासन के द्वारा बिहारियों के बारे में गलत शब्द कहे जाते हैं। यदि ये जांच का विषय है, मैं मांग करता हूँ प्रशासन से, बल्कि जिला प्रशासन से, बिहार सरकार से मांग करता हूँ, महामहिम से मांग करता हूँ कि इस तरह की बात है तो इसकी जांच होनी चाहिए कि ये क्षेत्रवाद का
बढ़ावा दिया जा रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि कुछ नॉन टीचिंग स्टाफ जो हमारे ये माननीय कुलपति के बाद आए, वो किसी विशेष जगह से ही है। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि विश्वविद्यालय में एक भावना जो भर गई है कि बिहार के लोग बेवकूफ़ होते हैं, बिहार के टीचर हैं ये, इनको कुछ आता ही नहीं है। तो इस तरह से यदि बात है तो इस पर जांच होनी चाहिए, और मैं जांच का मांग करता हूं। मैं महामहिम से मांग करता हूं कि महामहिम इस मामले में हस्तक्षेप करें और एक कमेटी बनाएं, और जो दूध का दूध और पानी का पानी करें। और हम यहाँ के जनता से अपील करना चाहेंगे, छात्रों से अपील करना चाहेंगे कि आप आइए और हमसे अपना हाथ मिलाइए, कदम से कदम मिला करके चलिए। आइए हम पूर्णिया विश्वविद्यालय को बचा लें। जो मिथ यहाँ पर डेवलप किया गया है, रियलिटी यहाँ की बहुत डिफरेंट है। आप आइए, पूर्णिया विश्वविद्यालय के अंदर झांकने का प्रयास कीजिए और देखिए कि यहाँ वास्तव में हो क्या रहा है। पेपर में अभी अभी मैं एक विज्ञप्ति देखा पीएचडी कोर्स के बारे में। पीएचडी कोर्स के बारे में यहाँ जो भी कोर्स चलाए जाते हैं वो पहले बीएन मंडल में चल रहे थे, वो उसी रूप में यहाँ अंगीकृत किए गए। उसमें पीएचडी कोर्स से लिख करके भेजा गया विश्वविद्यालय से। उसके लिए 17 तारीख को चिट्ठी, 17/9/2019 को चिट्ठी महामहिम के कार्यालय के सचिवालय से निकलता है कि ये कोर्स को मान्यता दी गई। लेकिन 17 तारीख के चिट्ठी को का जिक्र विश्वविद्यालय ने अपने प्रेस विज्ञप्ति में किया कि नहीं, पीएचडी का कोर्स यहाँ मान्यता प्राप्त है। लेकिन पीएचडी का जो स्कीम बना करके इन्होंने भेजा, पीएचडी के स्कीम को उसी चिट्ठी के बाद 19/7/2019 को जो चिट्ठी निकली है उसमें साफ रिजेक्ट कर दिया गया है। आप चाहें तो देख सकते हैं, हमसे कोई व्यक्तिगत चाहे तो संपर्क करके उस चिट्ठी का नंबर ले सकता है और डेट देख सकता है, और वो उसमें साफ है कि आपका पीएचडी का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया गया है। तो आप एक पहले की चिट्ठी के हवाले से आप प्रेस विज्ञप्ति दे दिए, और उसके बाद जो चिट्ठी निकली उसको आप और फरेब का व्यापार हम लोग कर रहे हैं। भाई, ये तो विश्वविद्यालय, एक नामी विश्वविद्यालय, या ये कहिए एक विश्वविद्यालय शिक्षण संस्थान के अनुकूल आचरण ही नहीं है। झूठा विज्ञप्ति जारी करना, झूठा प्रेस रिलीज देना, ये एकदम सही नहीं है। और इस तरह का प्रेस रिलीज लगातार दिया गया है यहाँ से। एक और बात यहाँ पर बड़ा आपत्तिजनक है, विश्वविद्यालय जब से बना, कोई नोटिफिकेशन निकलता है, उसमें गड़बड़ी यदि हो जाती है तो यहाँ नोटिफिकेशन का उसी नंबर का एक ए नंबर की चिट्ठी निकल जाती है। ये जांच होगा तो यहाँ सब पता चलेगा कि ये ए निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ी। ये पत्रांक का जब भी है तो ए क्यों निकलता है, ये उच्च न्यायालय और हमारे सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश लोग भी जानते हैं कि ए का क्या मतलब हुआ। वो बाद में पूरक चिट्ठी निकाली जाती है, कोई गलती हो गई तो एक पूरक चिट्ठी, अरे तो फ्रेश चिट्ठी क्यों नहीं निकालेंगे, हम ए क्यों निकाल देंगे उसका, हम फ्रेश चिट्ठी क्यों नहीं, पुनः उस पर क्यों नहीं हम उसको ड्राफ्ट अप्रूवल लेकर के एक नई चिट्ठी निकालेंगे। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो फिर हम अगले लेकर के आएंगे, कुछ आपके साथ साक्ष्य लेकर के आएंगे और बैठेंगे, बात करेंगे, और विश्वविद्यालय के दशा दिशा पर हम लोग चर्चा करेंगे कि हमारा विश्वविद्यालय बना है आखिर तो ये क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किन किन चीज़ों की बहुत विडंबना होती है। जो चीज़ हो जाना चाहिए था यहाँ, वो आज तक हम लोग नहीं कर सके। किसी भी विश्वविद्यालय अपने पाठ्यक्रम से जाना जाता है कि विश्वविद्यालय में क्या पढ़ाई जाती है। अभी तक हम अपने पाठ्यक्रम नहीं बनाए, नई नई बातें बहुत करते हैं हम लोग, बहुत ये उड़ान भरते हैं हम लोग नवाचार करने के लिए, लेकिन जो एक काम करना चाहिए कि अभी तक हम लोग का अपना सिलेबस नहीं है। ग्रेजुएशन लेवल में हम लोग बीएन मंडल का सिलेबस पढ़ा रहे हैं, जो पैतृक विश्वविद्यालय था। तो आप साहब सिलेबस वहाँ का पढ़ा रहे हैं, तो आप वहाँ के प्रमोशन को नहीं मानते हैं, वहाँ के
नॉन टीचिंग का अपॉइंटमेंट को आप नहीं मानते हैं, ये कैसे, ये दो रंगा व्यवहार कैसे होगा? ये कथनी और करनी में तो आसमान ज़मीन का अंतर हो गया। एक तरफ आप विषय उसका पढ़ा रहे हैं, उसका नियम कानून कायदा जो पहले से चला आ रहा है उसको मान रहे हैं, परिसंपत्तियों का बंटवारे में सारा एमओयू को आप मान रहे हैं। तो पीक एंड चूज होता है, जो आपको सूट करता है उसको आप मान लीजिएगा, और जो आपको सूट नहीं करता है, जिसमें आपको लगता है कि ना ये तो हमको यहाँ पर अपना पावर दिखाना है, उसको आप नहीं मानते हैं। तो ये कैसे हो सकता है? इसका आखिर क्या निदान है? तो ये माननीय, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये विश्वविद्यालय जो है वो सुविधा अनुसार नहीं चलता है। विश्वविद्यालय नियम और परिनियम के आधार पर ही चलता है। यदि सुविधा से हम चलाने लगेंगे विश्वविद्यालय को तो कुछ भी नहीं होगा। इसी तरह का आंदोलन चलते रहेगा, और हम शिक्षक हैं, हम आंदोलन कर रहे हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं, फिर छात्र प्रताड़ित होंगे, छात्र आंदोलन करेंगे, शिक्षकेतर कर्मचारी प्रताड़ित होंगे, शिक्षकेतर कर्मचारी आंदोलन करेंगे, बहुत बढ़ जाएगा तो फिर यहाँ की जनता आंदोलित हो जाएगी, और फिर ये पूरा विश्वविद्यालय चरमरा जाएगा और आंदोलन का भेंट चढ़ जाएगा। इसलिए आइए हम लोग मिलजुल करके, मिल बैठ करके बातचीत के द्वारा सभी समस्याओं का हल करें। कोई आदमी ऐसा नहीं है, कोई शिक्षक संघ में तो कम से कम ऐसे लोग नहीं हैं कि अपने दिमाग के बत्ती को बंद करके बैठ गए हैं, सभी दरवाज़ों को बंद करके बैठ गए हैं और समाधान चाहते ही नहीं हैं, केवल झगड़ा करना चाहते हैं, आंदोलन करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है, हम एकदम ओपन हैं, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। हमारी जो जायज़ मांगे हैं उसको मान लिया जाए, और इस आंदोलन को समाप्त कराने में कभी हमको नहीं लगता है कि विश्वविद्यालय ने कभी अभी तक रुचि दिखाई। हमारा आंदोलन का 36 दिन हो गया, एक लंबा आंदोलन हो गया, और इस बीच विश्वविद्यालय की तरफ से बहुत खास अभिरुचि दिखाई नहीं पड़ी कि इस आंदोलन को ख़त्म करवाए। हो सकता है विश्वविद्यालय को अभी दिक्कत ना हो रहा हो, कोरोना काल है, बहुत सारा है विश्वविद्यालय के फेवर में चल रहा है, अभी बातें बहुत तरह की चीज़ें हो जा रही हैं जिसके चलते विश्वविद्यालय को अपर हैंड हो जा रहा है। लेकिन माननीय, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि सब दिन होत न एक समाना, हमेशा एक ही समान हमेशा नहीं होता है, हर समय हमेशा दिन, सब दिन एक समान नहीं होते हैं। कभी रात होता है, कभी दिन होता है, कभी सुबह होता है तो शाम भी होता है उसका। तो इन्हीं बातों के साथ हम आज के इस फेसबुक लाइव को विराम देते हैं। हम नए चीज़ों के साथ विश्वविद्यालय के और समस्याओं को लेकर मैं पुनः उपस्थित होऊंगा, और इस फेसबुक लाइव सीरीज में फिर कल हमारे संघ की तरफ से नए वक्ता आएंगे जो आप लोगों को बताएंगे। लेकिन आप लोग कमेंट किया कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ये सब ज़रूर कीजिए। आप अपनी बात नहीं बताएंगे तो हम कैसे समझेंगे कि हमको क्या करना है, और हम लोगों को आंदोलन सही दिशा में चल रहा है नहीं चल रहा है। ये आप कमेंट करके हमको बताएंगे तब तो। एस.एम. झा जी लिख रहे हैं कि दिस यूनिवर्सिटी कैन एस्टेब्लिश अ लैंड ओनली व्हेन द कंप्लीट अथॉरिटी इज गिवन इन द हैंड्स ऑफ ए बिफिटिंग पर्सन। आइए हम लोग सब इसी तरह से हाथ बढ़ाएं, हाथ मिलाएं, और जो भी गलत चीज़ है उसका विरोध करें। धन्यवाद एस.एम. झा जी आपके इस कमेंट के लिए, और इसी के साथ मैं अपने फेसबुक लाइव को विराम देना चाहता हूँ। नमस्कार।